नमस्कार, 11 बजे के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। मुख्तार अंसारी की पेशी हुई है। प्रयागराज के स्पेशल ईडी कोर्ट पे पेशी हुई है। कोर्ट रूम में मौजूद है मुख्तार अंसारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट में पेशी हुई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ईडी की टीम मुख्तार की कस्टडी रिमांड मांगेगी। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग को एक केस में कोर्ट में पेशी हुई है। कोर्ट रूम में मौजूद है मुख्तार अंसारी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मुख्तार अंसारी की पेशी हुई है प्रयागराज के स्पेशल ईडी कोर्ट में। यह पेशी हुई है मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट में पेशी हुई है मुख्तार अंसारी की। कोर्ट रूम में मुख्तार अंसारी इस वक्त मौजूद है और सीधे रुख करेंगे प्रयागराज का, जहां से मौजूद हैं सर्वेश दुबे हमारे संवाददाता। सर्वेश, फिलहाल कोर्ट रूम में मुख्तार अंसारी मौजूद है, क्या अपडेट वहां से है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि करीब 10:17 पर मुख्तार अंसारी को कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज जिला कोर्ट लाया गया, जहां पर सेशन जज जो कि स्पेशल ईडी कोर्ट भी है वहां पर दाखिल कर दिया गया, वहां पर पेश कर दिया गया। इस समय मुख्तार अंसारी जिला जज की कोर्ट में पेश है और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इस समय वही वैन है जिस वैन से मुख्तार अंसारी को कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर लाया गया था। तो वो वैन भी यहाँ पर मौजूद है और जो पूरा कोर्ट परिसर है वो छावनी के रूप में बिल्कुल तब्दील है। ईडी के अफसर भी यहाँ पर मौजूद है, ईडी के अधिवक्ता मौजूद है और आज जो कार्रवाई होनी है वो ईडी 2 हफ्ते की कस्टडी रिमांड मांग सकती है, क्योंकि यहाँ पर मुख्तार अंसारी की पेशी से पहले प्रोडक्शन वारंट जारी कराया गया था और उसका मतलब ये होता है कि ये पहले की प्रक्रिया होती है कस्टडी रिमांड पर लेने की, उससे पहले की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी और यहाँ पर मुख्तार अंसारी की पेशी कराई गई है और ईडी करीब 2 हफ्ते की कस्टडी रिमांड मांग सकती है। और कस्टडी रिमांड मांगने के बाद जो पूछताछ होगी वो जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ था मार्च 2021 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ, उसमें 3 मामले थे। सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला था और विधायक निधि के दुरुपयोग का मामला था और वेयर हाउस का मामला था। इन तमाम जो मामले थे, इन मामलों को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग केस में लगातार पूछताछ चल रही थी। मुख्तार अंसारी के तमाम करीबियों से पूछताछ हुई और नवंबर 2021 में खुद बादा जेल जाकर ईडी के अफसरों ने मुख्तार अंसारी से भी पूछताछ की थी और इसी कड़ी में मई के महीने में, मई 2022 में इस मामले में तेजी दिखाई गई और मुख्तार अंसारी के तमाम जो परिजन हैं, तमाम जो लोग हैं, उनसे पूछताछ की गई और इस कड़ी में बसपा सांसद अफजाल अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के भाई हैं, उनसे भी पूछताछ की गई और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, उमर अंसारी से पूछताछ की गई, बड़े भाई सिकबतुल्लाह अंसारी और भतीजे शोएब अंसारी से पूछताछ की गई। और इसके बाद नवंबर में इस पूरे मामले में नया मोड़ तब आया जबकि अब्बास अंसारी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया और उसे हिरासत में ले लिया और बाद में उसे जेल भेज दिया गया और इस समय अब्बास अंसारी चित्रकूट जेल में बंद है। वहीं दूसरी ओर मुख्तार अंसारी के साले सरजील रजा को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था और उसे भी बाद में हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया गया और कोर्ट ने उसे भी जेल भेजा है और नैनी सेक्टर जेल में बंद है। तो इस मामले में अब तक कई लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग केस में कई परिजनों को और कई परिचितों के जिनके नाम आए उनके बयान दर्ज कर चुकी है ईडी। अब ईडी को इसमें चार्जशीट दाखिल करना है और यही वजह है कि जिन लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं उनमें जो कुछ जानकारी आई है उसको लेकर बयानों को क्रॉस चेक किया जाना है, उसको मिलान किया जाना है और इसीलिए मुख्तार अंसारी से पूछताछ जरूरी है। और आज कोर्ट में यही दलील ईडी देगी कि जो भी बयान इसमें दिए गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट के लिए, उन बयानों का सत्यापन कराना, क्रॉस चेक कराना जरूरी है, इसलिए कस्टडी रिमांड दी जाए। तो ऐसा माना जा रहा है कि ईडी के जो वकील हैं वो 2 हफ्ते की कस्टडी रिमांड मांग सकते हैं और अब ये कोर्ट को तय करना है कि कितने दिनों की मुख्तार अंसारी की कस्टडी रिमांड कोर्ट मंजूर करती है। अगर कस्टडी रिमांड मंजूर करती है तो ईडी अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ करेगी और जो भी बयान उनके बेटे अब्बास अंसारी और इसके साथ साथ साले सरजील रजा और अन्य लोगों ने जो बयान दिए हैं उनका मिलान करेगी और मनी लॉन्ड्रिंग केस में कहां से उन्होंने संपत्ति जुटाई और किन संपत्तियों से ये पूरी कार्रवाई की, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और खास तौर पर आपको बता दें कि ईडी ने मुख्तार अंसारी की करोड़ों की संपत्ति को जब्त करने की भी कार्रवाई की है। तो इन तमाम संपत्तियों को लेकर भी मुख्तार अंसारी से कस्टडी में लेने के बाद ईडी पूछताछ करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर यहां पर आ रही है। अखिलेश यादव दिल्ली रवाना हुए हैं। तीसरे मोर्चे के नेताओं से मुलाकात संभव है। दिल्ली में कई नेताओं से अखिलेश यादव मुलाकात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। ये एक बड़ी खबर यहां पर हम बता रहे हैं। अखिलेश यादव दिल्ली रवाना हुए हैं। अखिलेश यादव दिल्ली रवाना हुए हैं। तीसरे मोर्चे के नेताओं से मुलाकात संभव है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। अखिलेश यादव दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। तीसरे मोर्चे के नेताओं से मुलाकात संभव है।
निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बीजेपी नगर निगम, नगर पंचायत और एक बार फिर हम आपको लेकर चलते हैं प्रयागराज। वहां की तस्वीरें हमारे पास आ गई हैं। मुख्तार अंसारी की कुछ तस्वीरें यहां पर आई हैं जो इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, मुख्तार अंसारी की पेशी हुई है, वो तस्वीरें भी हमारे पास आ रही हैं और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव। सर्वेश कुछ कह रहे हैं? देखिए, मुख्तार अंसारी की पेशी पूरी हो चुकी है और कोर्ट से एक बार फिर से जिस वैन में मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से लाया गया था, उसी वैन में दोबारा बैठाया गया है और अब यहां से ले जाने की तैयारी की जा रही है। अभी ये जानकारी कोर्ट से नहीं मिल पाई है कि कस्टडी रिमांड मंजूर हुई है कि नहीं, लेकिन अब देख सकते हैं इस वैन का दरवाजा यहां पर बंद हो गया है और तमाम क्राइम ब्रांच के लोग, तमाम यहां पर पुलिस फोर्स मौजूद है। एक सुरक्षा घेरा बनाया गया है और बाहुबली मुख्तार अंसारी का जिस तरह से नाम है, रसूख है, उसी के तहत यहाँ पर, और ये चारों तरफ से बंद है, कहीं कर्टन लगे हुए हैं, कहीं पर जाली भी नहीं खुली हुई है कि मुख्तार अंसारी दिखाई दे सके यहाँ पर। लेकिन अब इसी वैन में उनको रखा गया है और इस वैन को ले जाने की तैयारी है। आगे ईडी की गाड़ियां हैं, ऐसा माना जा रहा है कि ईडी को कस्टडी रिमांड मिल गई है और उसके बाद ही यहाँ से उनको निकाला जा रहा है। तो ये गाड़ियां यहाँ से निकल गई है और इसके साथ ही साथ क्या कस्टडी रिमांड मिली, ऐसे उम्मीद की जा रही है कस्टडी रिमांड मिल गई है। और ये गाड़ियों को आप देख सकते हैं, ये काफिला जो है यहाँ से निकल रहा है और ये काफिला जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये काफिला यहाँ से जा रहा है और मुख्तार अंसारी को कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ से ले जाया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये काफिला मुख्तार अंसारी का, यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं ये गाड़ियां यहाँ से निकल रही हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और मुख्तार अंसारी इसी वैन में मौजूद है, इसी प्रिजन वैन में मौजूद है और इसी वैन से मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया था और एसीपी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस के तमाम सुरक्षाकर्मी मौजूद है। पूरी तरह से इसका पर्दा बंद है, कहीं से भी मुख्तार अंसारी दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक मुख्तार अंसारी ने हाथ जरूर हिलाया था जब वहां से निकले थे और मुख्तार अंसारी के चेहरे पर संतोष का भाव भी था और किसी तरह से कोई विचलित नहीं दिखाई दे रहे थे मुख्तार अंसारी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब मुख्तार अंसारी को ले जाया जा रहा है और पूरा काफिला यहाँ से निकल रहा है मुख्तार अंसारी का। तो ये आप देख सकते हैं कि बड़ी खबर न्यूज़ 18 पर सबसे पहले कि यहाँ पर मुख्तार अंसारी के काफिले को रवाना किया गया है। कोर्ट में पेशी हो चुकी है, कोर्ट ने क्या कुछ कहा है इस बात की फिलहाल अभी जानकारी नहीं है, लेकिन अब यहाँ से निकाला जा रहा है और उम्मीद की जा रही है जिस तरह से ईडी के अफसर साथ में लगे हुए हैं, ईडी की गाड़ियां आगे लगी हुई है, उसको देखकर यह माना जा रहा है कि यहाँ पर कस्टडी रिमांड मंजूर हो सकती है। ईडी की गाड़ी हम आपको दिखाएंगे कि ईडी की गाड़ी यहाँ पर है, ईडी की गाड़ी यहाँ पर है और ईडी की गाड़ी सबसे आगे चल रही है। तो ये माना जा रहा है कि अब कस्टडी रिमांड मिल गई है और अब ईडी कस्टडी रिमांड में लेकर मुख्तार अंसारी से पूछ, तो ये थोड़ी देर में ये क्लियर हो जाएगा कितने दिन की कस्टडी रिमांड मिली है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अब यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी को ले जाया जा रहा है और मुख्तार अंसारी से पूछताछ की जाएगी, ईडी पूछताछ करेगी। लेकिन सुनवाई कोर्ट की पूरी हो चुकी है। 10:17 पर बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी यहां पहुंचा था और अभी का जो वक्त हो रहा है वो ठीक करीब 3-4 मिनट पहले यानी 11:03 या 4 मिनट पर इसको बाहर निकाला गया है। तो करीब 40 मिनट मुख्तार अंसारी जिला कोर्ट में रहा और जिला कोर्ट में रहने के बाद अब जो है पूरी हो गई है सुनवाई और सुनवाई पूरी होने के बाद मुख्तार अंसारी को फिर से उसी कड़ी सुरक्षा के बीच यहां से ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्तार अंसारी को यहां से ले जाने की तैयारी की गई है और तमाम जो ईडी के अफसर हैं, तमाम दूसरी गाड़ियां हैं वो यहां पर मौजूद हैं। लेकिन अभी ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिर क्या कस्टडी रिमांड मंजूर हुई है कि नहीं। लेकिन जिस तरह से यहाँ कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाया जा रहा है उसको देखकर ये लग रहा है कि शायद कस्टडी रिमांड मंजूर हो गई है और तमाम जो गाड़ियां हैं वो अब यहाँ से रवाना हो रही हैं। तमाम जो ईडी के अफसर हैं वो यहाँ से जा रहे हैं और अब जो अगली कार्रवाई है वो यही होगी। अगर कस्टडी रिमांड मंजूर हुई है तो अब ईडी यहाँ से पूछताछ करेगी और ईडी दफ्तर यहाँ से ले जाया जा सकता है मुख्तार अंसारी को। तो कुल मिलाकर ये काफिला यहाँ से रवाना हो गया है और काफिले में कई गाड़ियां हैं। सबसे आगे जो गाड़ी है वो ईडी की गाड़ी थी, इसके अलावा प्रिजन वैन थी, मजिस्ट्रेट की गाड़ी थी और तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं उनकी गाड़ी थी। तो कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी बिल्कुल सर्वेश, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। सर्वेश हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी नगर निगम
नगर पंचायत नगर पालिका में सर्वे करा रही है। बताया जा रहा है कि कई मौजूदा महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष के टिकट कटने तय माने जा रहे हैं। बीजेपी संगठन ने स्पेशल टीम बनाई है। टीम 18 दिसंबर तक सर्वे रिपोर्ट सौंपेगी। सर्वे रिपोर्ट के बाद ही महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्षों के टिकट फाइनल होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और सीधे रुख करते हैं संकेत मिश्रा का। हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संकेत, लगातार भाजपा नगर निकाय के चुनाव को लेकर के तैयारी कर रही है और अब पूरी एक्सरसाइज कर दी गई है टिकटों को लेकर के भी कि आखिर क्या फॉर्मूला रखा गया है, बताइए जरा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव की तैयारियों में मजबूती से जुटी हुई है। यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो हर पहलू को ध्यान में रखते हुए काम कर रहा है और टिकट वितरण काफी महत्वपूर्ण कड़ी होती है किसी भी चुनाव को जीतने के लिए। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे कराना शुरू कर दिया है कि तमाम जो नगर पंचायत हैं, तमाम नगर पालिकाएं हैं और नगर निगम हैं कि उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही टिकट दिया जाएगा प्रत्याशी को। और तमाम जो सर्वे की रिपोर्ट है वो कई जगहों से आ भी गई है। अगर हम नगर निगमों की बात करें तो नगर निगमों की सर्वे रिपोर्ट पहुंच रही है राज्य मुख्यालय में। उसमें ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लगभग 7 से ज्यादा ऐसे नगर निगम है जहां पर महापौरों के टिकट कटने तय माने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें नगर पालिका की और नगर पंचायत अध्यक्षों की, उसके भी जो टिकट हैं, तमाम जो टिकट हैं वो कट सकते हैं। और इसके अलावा जो सर्वे है वो सर्वे की रिपोर्ट अब राज्य मुख्यालय पर पहुंच रही है और इसके लिए बाकायदा एक कमेटी बनी है। राज्य मुख्यालय पर एक कमेटी को बनाया गया है और वहीं क्षेत्रीय स्तर पर और जिला स्तर पर भी कमेटी बनी हुई है और उसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही अब टिकट वितरण किया जाएगा। बड़े नेताओं की जो परिक्रमा है उससे काम नहीं चलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी में जो स्थानीय फीडबैक है संगठन का, उससे ही टिकट वितरण किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी टिकट वितरण को लेकर काफी गंभीर है और इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के आवास पर हैं। आप देख सकते हैं कि ये नजारा है भूपेंद्र चौधरी के आवास पर। यहाँ पर तमाम जो दावेदार हैं उनकी यहाँ पर लाइन लगी हुई है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तमाम जो दावेदार हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं भूपेंद्र चौधरी के आवास पर और कई ऐसे हैं जो बैठे हुए हैं इंतजार में कि उनसे मुलाकात हो और अपने बायोडाटा लेकर यहाँ पर वो पहुंचे हैं। बिल्कुल संकेत, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। संकेत मिश्रा इस बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। विदेश में टीम योगी को निवेश के लिए समर्थन मिल रहा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोरिया, ब्राजील, बेल्जियम के निवेशक उत्तर प्रदेश आने को तैयार हैं। वेस्टर्न सिटी विश्वविद्यालय के 2 MOU हुए हैं। फूड सेक्टर में निवेश पर दोनों देशों में सहमति बनी है। डिफेंस एंड एरोस्पेस और स्वास्थ्य क्षेत्र में 1000 करोड़ के MOU साइन हुए हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करेगा अमेरिका। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बेल्जियम भी उत्तर प्रदेश में निवेश करेगा। गृह मंत्री अमित शाह का वाराणसी दौरा है। 16 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी जाएंगे। काशी तमिल संगमम के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। कई केंद्रीय मंत्री लगातार कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। वहीं कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेशी नागरिक रिजवान को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर रिजवान और उसके परिवार के मूलगंज पते पर आधार और पासपोर्ट फर्जी निकला है। पुलिस द्वारा मोबाइल और लैपटॉप खंगालने में जानकारी मिली है कि रिजवान पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, थाईलैंड, मलेशिया और श्रीलंका जा चुका है। वहीं 6 बैंकों ने पुलिस को डाटा उपलब्ध कराया है। पुलिस डाटा खंगालने में जुटी हुई है। 2 दिन पूर्व हुई थी 4 बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी। इनमें डॉक्टर रिजवान भी शामिल था। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि बांग्लादेश में रिजवान के सिनेमाघर और मॉल्स भी हैं। वो पत्नी के कारण भारत लौटा और अब ही बसने का उसका इरादा था। पुलिस अब आतंकवाद, हवाला, जासूसी जैसे एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। और सीधे रुख करते हैं ग्राउंड जीरो का, जहां पर लगातार नजर बना के रखे हैं इस बड़ी खबर पर अमित गंजू, जिन्होंने कई खबरें ब्रेक की हैं। अमित के पास सीधे रुख करते हैं। अमित, क्या अपडेट है? लगातार एक के बाद एक कड़ियां खुलती जा रही हैं और एक बड़े नेटवर्क की तस्वीर यहां पर साफ होती दिख रही है।
देखिए अनुपम, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। अगर बात करें उन 4 बांग्लादेशियों को जो 2 दिन पूर्व जिनको पुलिस ने पकड़ा था, पहले तो सिर्फ पासपोर्ट की बात सामने आई, फिर आधार की बात सामने आई, फिर विधायक का लेटर पैड सामने आया। इन सब के बीच जब जांच चली रही थी तो पुलिस ने यह वेरिफिकेशन कराया कि जिस स्वरूप नगर के वर्तमान पते पर रह रहे, उससे पूर्व में जो उन्होंने मंडी का पता लिखा था, मूलगंज थाना क्षेत्र, उसमें जाके पता किया तो इस नाम का कोई व्यक्ति वहां नहीं था। ना तो डॉक्टर रिजवान, ना रिजवान अहमद, ना मोहम्मद रिजवान, ना रिजवान भाईजान। अब सबसे बड़ी बात, पुलिस इसमें भी जांच करने रही है कि कौन वो उप निरीक्षक था, कौन एलआईओ का वो सब इंस्पेक्टर था, कौन वो सीओ एलआईओ थे, कौन वो कांस्टेबल थे जिन्होंने इस पासपोर्ट को बनवाया, जिन्होंने एड्रेस की वेरिफिकेशन की, कौन वो लोग थे थाने स्तर पे जिन्होंने इसकी रिपोर्ट तैयार की कि इस मकान में रहते, क्योंकि जिस पते का जिक्र हुआ उस पते पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था। और इन सबके बीच जब अब तमाम जांच के दायरा बढ़ता जा रहा है तो विदेश 16 यात्राओं का जिक्र जो हमारे सूत्र बताते हैं, उसमें मलेशिया की बात करें, हम श्रीलंका की बात करें, बांग्लादेश भी उसमें 2 बार आना जाना हुआ है, और इसके अलावा माफी चाहूंगा नेपाल तक तमाम देशों में गए। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि क्या इन पासपोर्ट्स पे जो स्टैंप लगी है उन देशों की है, उनमें क्या क्या है, क्या ट्रांजैक्शन है। 6 बैंक अकाउंट्स की अगर बात की जाए उसमें हेल्दी अमाउंट ऑफ मनी रखा हुआ है। पुलिस ने इस चीज को भी डिस्क्लोज नहीं किया क्योंकि एसआईटी ने भी अब कमान संभाल ली अपने पास। एडिशनल डीसीपी के नेतृत्व में 5 लोगों की टीम और तैयार की गई, जिसमें जेसीबी जिसकी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसमें यह देखने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर इन पासपोर्ट्स, 2 अलग अलग कंट्रीज के पासपोर्ट्स के पीछे क्या उद्देश्य था, आधार कार्ड बनाने के पीछे उद्देश्य था, अगर मॉल वहां है तो पैसे का ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, 14 लाख से ज्यादा की करेंसी कैसे आई है, इंडियन करेंसी का ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, किन लोगों ने, ऐसे तमाम चीजें, उनके रिलेटिव्स कौन है, ऐसे तमाम चीजें इसमें पर्दा उठना भी बाकी। बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, फिरोजाबाद से बड़ी खबर है। थाना नगला खंगर के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस और डीसीएम में टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, 21 लोग घायल हुए हैं। घायलों को सैफई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस लुधियाना से चलकर रायबरेली जा रही थी। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। देखिए, आज सुबह लगभग 4:30 बजे एक बस जो लुधियाना से चलकर रायबरेली जा रही थी, उसमें लगभग 45-50 पैसेंजर्स थे। वो आगरा से आगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे 61 किलोमीटर, जहां नगला खंगर थाना क्षेत्र लगता है, वहां पे एक डीसीएम से टकराकर और नीचे गिर गई। उसमें इस सूचना के बाद तत्काल हमारी आसपास के सभी थानों की फोर्स पहुंच गई। यूपीडा की जो रेस्क्यू टीम होती है, एम्बुलेंसेज वगैरह होते हैं, सारी व्यवस्था वहां पहुंच गई और वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। सभी अधिकारी वहां मौके पर पहुंच गए और उसके बाद उसमें से 21 लोग जो इंजर्ड थे उनको तत्काल नजदीक के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। उसमें से कोई अभी खतरे में नहीं है। 19 लोग वहां मौके पे सेफली रेस्क्यू कर दिए गए और वहां पे 6 लोग उस बस में डेड हो गए थे, उनको वहां से मोर्चरी शिफ्ट कर दिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो लोग वहां पे रेस्क्यूड हैं उनको एक बस अरेंज करके उनके गंतव्य तक रवाना किया गया है। बाकी सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे सड़क हादसा हुआ है जिसमें बस और डीसीएम की टक्कर हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बस की क्या हालत रही होगी। जो बस है वो जिस तरह से क्षतिग्रस्त है उससे अंदाजा लगा सकता है कि एक्सीडेंट कितना भयंकर हुआ होगा। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। 21 लोगों को गंभीर हालत में सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को फुट चोट आई थी, जिन्हें स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य चिकित्सक मुहैया कराई गई। साथ ही इस पर मुख्यमंत्री ने भी शोक व्यक्त किया है। देवेंद्र चौहान, न्यूज 18, फिरोजाबाद। औरैया के बिधुना थाना क्षेत्र में 2 गाड़ियों की जोरदार भिड़ंत हुई है, जिसमें दरोगा समेत 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इको गाड़ी और बोलेरो गाड़ी की टक्कर हुई है। घायल हुए लोगों में से 4 को कानपुर हेलेट अस्पताल भेजा गया है। तो बिधुना थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। हादसे में 10 लोग घायल हुए हैं। बिधुना थाना क्षेत्र का यह मामला, औरैया में सड़क हादसा हुआ है। एक ईगो गाड़ी जिस पर 6 लोग सवार थे, रसूलाबाद से इटावा की तरफ जा रही थी। वहाँ कमलपुर नहर के पास जो एक बिलोनो गाड़ी जो बिधुना की तरफ आ रही थी, इसमें एक सब इंस्पेक्टर इको उदय प्रकाश पर बैठे हुए थे। उसमें इको गाड़ी टक्कर मार दी। इसमें सब इंस्पेक्टर भी जख्मी हुई और उस पर सवार लोग जख्मी हो गए, जिसमें बिधुना पुलिस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर उसमें सीएचसी लाया गया। इसमें 3 व्यक्ति
हाईलाइट अस्पताल कानपुर रेफर हो गए तथा एक उदय प्रकाश सफाई इटावा के लिए रेफर हो गए और मौके पर शांत व्यवस्था कायम है। ग्रेटर नोएडा से खबर है, कार में लगी भीषण आग, कार सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। बेटा 2 थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। कार सवार ने कूदकर अपनी जान को बचाया है। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर, बेटा 2 थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर।